हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की चल रही है। तो इसमें हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गए हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इकॉनमी के साथ। और इकॉनमी में सबसे पहले जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, इंडेक्स है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि 2 साल से जब से मैं यहाँ पे वीज़ा नाइस की मंथली मैगज़ीन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तब से हर एक साल मतलब हर एक साल और साल में 2-3 बार हम लोग, अब ये जो इंडेक्स आ गया ना, इसमें आप देखोगे कि हर मंथ में इसके ऊपर डिस्कशन होगा, क्योंकि ये हमारे देश की और बहुत बड़ी चीज़ ये निकाल के आती है, जिस पे हम लोग बात करते हैं पोवर्टी। तो गरीबी के बारे में एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। तो इसको हम लोग फिर से देखने वाले हैं, और ये हर मंथ अभी जो है 3-4 मंथ इसमें डिस्कशन होते रहेगी, तो बेफिक्र रहिए, इस पर लेसन आना ही है। साथ ही जीएसटी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है हमारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, क्योंकि आप देखो ये नेशनल है, हमारे देश का है, और इतनी बड़ी रिपोर्ट है, तो वाजिब सी बात है इसके पीछे किसका हाथ होगा, नीति आयोग का। तो नीति आयोग के द्वारा अब ये सेकंड एडिशन लाया गया। फर्स्ट एडिशन जो लाया गया था लास्ट ईयर, तो काफ़ी हम लोग ने धूमधाम से डिस्कशन किया था। अब इसमें आप देख लो, तो इस बार जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, NFHS 5th है, जो 2019 से लेकर 2021, उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल कर आया है। अब यहाँ पे ओवरऑल दिखता है कि हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे काम किए अपने देश में, कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, गरीबी तो समझ ही रहे हैं पॉवर्टी, लेकिन मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब है कि हर तरीके से पॉवर्टी है, हर तरीके से गरीब है। एक इंसान जिसके पास ना खाने के लिए खाना हो, ना पहनने के लिए कपड़े हो, ना रहने के लिए छत हो, तो वाजिब सी बात है उन्हें हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में भी कहा गया है कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये कहा जा रहा है एक डिप्रीवेशन बियॉन्ड मनी। पॉवर्टी जो है ना, वो ट्रेडिशनल मेजर से मॉनेटरी का। एक तो आप देखो कि पॉवर्टी तो हम लोग सबसे पहले इसको जो मेज़र करते हैं वो इनकम से करते हैं, कि किस लोग की कितनी इनकम है। जितनी इनकम होगी, जिस तरीके का यहाँ पे सैलरी होगा, उसी तरीके का आपको लाइफस्टाइल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग इनकम और सेकंड चीज़ की कंजप्शन, कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आप देखो कि गवर्नमेंट की जो ग्लोबल इंडाइसिस है रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव के तहत, तो नीति आयोग यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के क्या है, नोडल एजेंसी है। तो सबसे पहले आप देखो कि मेथोडोलॉजी क्या यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम लोग इसको मेजर कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का नेशनल जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसे अल्खार फोस्टर मेथोडोलॉजी कहा जाता है। अब ये चीज़ें न्यू हो गई यहाँ पे। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से एक टॉपिक बनाया होगा, जिसमें कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, तो आज एक ये न्यू पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे कहा जाता है कि वैसे लोगों को आइडेंटिफाई की जाती है, यानी कि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है, जिसमें कि ऐसे लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि गरीब है, एज पुअर और नॉट पुअर बेस्ड। यानी कि यहाँ पे जो काउंटिंग मेथड है ना, जैसे कि हम लोग देखें कि कौन गरीब है, इस हिसाब से अगर हम लोग काउंट करें तो उसमें भी नहीं, लेकिन हाँ वैसे लोग जो कि गरीब हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, लेकिन इसको समझते हैं। देखिए, ये जो मेथडोलॉजी है, इसमें एक इंडिविजुअल इंसान है, ठीक है। इसको हम लोग तभी यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मानेंगे ना, कि ये हर तरीके से गरीब है, जब इसकी जो स्कोर है वो यहाँ पे नीचे होते जाएगी। यानी कि कट ऑफ जो है वो 33% मार्क्स लाना है। जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पे हमारा CSAT है, जो कि क्वालिफाइंग है 33% में, लेकिन अगर हम लोग 32% भी लाते हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग फेल हो जाते हैं, हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाते। इट मीन्स कि UPSC के नज़र में हम लोग क्या है कि गरीब है, हर तरीके से गरीब है। एक तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी कहोगे तो CSAT में अगर फेल किए तो पॉवर्टी हो गई, लेकिन GS में भी फेल कर गए तो हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गई, यानी कि हर तरीके से हम लोग फेल कर रहे हैं। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है, जिससे कि मैं आपको एक बड़े चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पॉवर्टी कट ऑफ भी रखा गया है कि 33.33। तो इसके नीचे भी अगर जो आ जाते हैं ना, उसको यहाँ पे जो है हम लोग क्या कहेंगे कि इस मेथडोलॉजी के अंदर वो पॉवर्टी है, गरीब है, ठीक है। सब इंडाइसेस भी देखिए इसके अंदर कैसे यहाँ पे देखा जाता है, हेड काउंट किया जाता है कि कितने मुंडी हैं, कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे पुअर है, ठीक है। साथ ही आप देखोगे इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कितना ज़्यादा वो पुअर है।
कहा जा रहा है कि एवरेज जो प्रोपोर्शन है डिप्रीवेशन का वो एक्सपीरियंस किया जाता है मल्टी डायमेंशनली, यानी कि हर तरीके से अगर हम लोग एक इंसान को देखें कि वो कितना ज़्यादा गरीब है तो हम लोग उसको हर एक लेवल पे देख पाएंगे। कि अगर एक घर में मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे हैं, तो हस्बैंड वाइफ कितनी बार खाना, उस घर में कितने टाइम चूल्हे जल रहे हैं, उस घर के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, बच्चे कहीं यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं, उसमें जो वाइफ एंड हस्बैंड है उनको अगर किसी भी तरीके की बीमारी है तो क्या उसको इलाज करा पा रहे हैं कि नहीं, वो सही तरीके से रह पा रहे हैं कि नहीं, रहने के लिए घर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो हर एक तरीके से। साथ ही यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर हम लोग इंडेक्स की वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे हेड काउंट रेशियो को मल्टीप्लाई करके है और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कि कितना ज़्यादा जो है इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा गरीबी का इंटेंसिटी है। ओके, साथ ही साथ अगर हम लोग इंडिकेटर्स देख लें कि क्या क्या यहाँ पे यूज़ होता है, तो आई थिंक इन सारी चीज़ों से आप लोग अवेयर होंगे। नहीं अवेयर है तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि 3 यहाँ पे आपका डायमेंशन होता है। फर्स्ट वन हेल्थ को देखते हुए यहाँ पे मेज़र किया जाता है। सेकंड है कि एजुकेशन, कोई कितना पढ़ा लिखा है। एंड थर्ड है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो है क्या क्या सुख सुविधाएँ आपको उपलब्ध की जा चुकी है। तो एक एक करके इसमें भी आप देखो कि यहाँ पे टोटल 10 यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते हैं, जैसे कि हेल्थ में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रिशन ही देखेंगे कि एक सिंगल मेंबर अगर हाउस होल्ड के है तो वो अंडर नरिश्ड है क्या, ठीक है, यानी कि उनको जो है प्रॉपर तरीके से खाना भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बॉडी मास इंडेक्स जो वीमेन का है या फिर मैन का है तो वो भी यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। तो बॉडी मास आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर है, ये है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है आप लोग यहाँ पे मेज़र कर सकते हो, खुद का भी मेज़र कर सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करो और जाके यहाँ पे गूगल में बॉडी मास इंडेक्स लिखो तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। हाइट और मतलब कि इसमें वेट है और उसके साथ आपका जो है हाइट कितना है उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना है। कोई भी बच्चे जो कि अगर मान लीजिए कि 2 महीने का भी है, 0 से 2 महीने का, तो अगर वो अंडर नरिश्ड पाया गया तो उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर तरीके से मतलब कि वहाँ पे उसको भोजन वगैरह नहीं मिल पा रहा, दूध वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम लोग अंडर नरिश्ड समझेंगे, ठीक है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी अगर आप देखो तो अगर कोई भी चाइल्ड या एडोलेसेंट जो कि 18 साल से नीचे के हैं वो उनकी अगर डेथ हो जाती है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे काउंट होती है। मोर्टेलिटी मीन्स यहाँ पे आपका डेथ रेट देखा जाता है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ देख लेते हैं, तो कोई भी वीमेन जो कि हाउस होल्ड में है तो अगर उन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट आप देखो कि 4 एंटीनेटल केयर विजिट किया है या फिर इतना भी नहीं किया है 5 ईयर्स में, जब सर्विस यहाँ पे आप सर्वे आपका हो रहा था, तो जब यहाँ पे बच्चे जन्म देती है जो भी माताएं यहाँ पे जो है डिलीवर करती है, तो एटलीस्ट वो अगर 5 बार भी नहीं यहाँ पे बच्चे की जांच कराने के लिए जा पा रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, मैटरनल हेल्थ में भी अफेक्ट पड़ता है, यानी कि वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि जच्चा बच्चा दोनों का जो है वो यहाँ पे प्रॉपर चेकअप करवा सके। एजुकेशन के बेसिस पे देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग कहा जा रहा है, तो नॉट इवन 1 मेंबर, यानी कि अगर एक घर है उसमें अगर कोई 10 साल है या फिर इससे भी बड़ा है, अगर उन्होंने 6 साल स्कूल की कंप्लीट नहीं किया, यानी कि वो स्कूल जा रहे हैं और 6 साल भी नहीं, उससे पहले ही ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं, तो यानी कि वो फैमिली गरीब है। कहने का मतलब है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के सक्षम नहीं है। साथ ही स्कूल अटेंडेंस अगर हम लोग देखें, यानी कि कोई भी स्कूल एज्ड चाइल्ड है जो कि यहाँ पे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, जब भी अगर मान लीजिए कि वो अगर क्लास 8 तक कंप्लीट किए हैं, तो यानी 8 तक वो उनका क्लास है लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं या फिर वो जा ही नहीं पा रहे, फीस वगैरह भी नहीं दे पा रहे हैं, तो स्कूल अटेंडेंस हम लोग ऐसे काउंट करते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप सबसे पहले ये देखा जाता है कि किचन में गैस चूल्हे जलते हैं कि नहीं या फिर कोयले पे ही खाना पकता है, तो कुकिंग फ्यूल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो एक हाउस होल्ड है जिसमें कि आप देखो कि कहीं वो काउडंग होते हैं ना, उनसे भी खाना बनाते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप वगैरह से भी बनाते हैं, या फिर लकड़ी वगैरह से भी, चारकोल वगैरह, कोल वगैरह, इन सब से भी खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर वो इन सब चीज़ों से बना रहे हैं तो यानी कि अभी भी वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि वो पॉवर्टी में काउंट होंगे। सैनिटेशन, साफ़ सफाई कितना रख पा रहे हैं, तो एक हाउस है
एक ऐसा घर है जिसमें कि साफ़ सफाई की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसमें भी हम लोग मानेंगे कि वो लोग इतना भी सक्षम नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर देखो कि अगर साफ़ सफाई पीने योग्य जो पानी होता है वो अवेलेबल है कि नहीं है। एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में। इट मीन्स कि अगर घर है और उससे 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में अगर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग समझेंगे कि वो पॉवर्टी में है। इलेक्ट्रिसिटी आप देखो कि अगर ऐसा घर जिसमें कि बिजली की व्यवस्था ही नहीं है। हाउसिंग की बात करें तो ऐसा घर जिसमें कि हाउसिंग ही मतलब कि ऐसा फैमिली जिसको कि हाउसिंग ही नहीं प्रोवाइड किया गया है, मीन्स उनके पास रहने के लिए छत ही नहीं है। एसेट वगैरह आप देखो तो एक ऐसा घर जिनके पास ना ही रेडियो है, ना ही टीवी है, ना ही टेलीफोन है, ना ही कंप्यूटर है, ना ही बाइसिकल है, मोटर बाइक है, रेफ्रिजरेटर है, ना ही वो अपना एक कार खरीद सकते हैं, ना ही एक उनके पास कोई ट्रक है। तो समझ सकते हो कि ऐसा घर जिसमें कि किसी भी प्रकार का एसेट नहीं है तो उनको हम लोग समझेंगे कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। बैंक अकाउंट अगर देखो तो कोई एक ऐसा फैमिली जिसमें एक आदमी के पास भी अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो उसे भी हम लोग जो है गरीब ही समझेंगे। तो ये भी बातें यहाँ पे कही गई है। इट मीन्स कि ओवरऑल जो यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स है उसमें हमने यही चीज़ देखा कि अगर मिनिमम से मिनिमम चीज़ें जो है लोगों तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, उनके पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम लोग मल्टी डायमेंशनल के कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे की हाईलाइट्स किया गया है रिपोर्ट वगैरह का। जैसे कि आप देखो पॉवर्टी हेड काउंट जो है वो यहाँ पे स्टीप डिक्लाइन हुआ है। ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे लास्ट ईयर जो है अगर 50 हेड काउंट था तो इस ईयर 40 हेड काउंट हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। 13.5 जो करोड़ पीपल है वो एक्साइटेड है, यानी कि एग्जिट हो गए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, यानी कि कुछ लोग जो है यहाँ पे पॉवर्टी वाले रेखाओं से बाहर आ गए हैं। रूरल एरिया आप देखो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तरीके से डिक्लाइन हो रहा है पॉवर्टी में। अर्बन एरिया में आप देखोगे तो रिडक्शन हो रहा है पॉवर्टी में, यानी कि 5% से 8.5% तक ही देखा गया है कि रिडक्शन हो रहा है। इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो भी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो इंटेंसिटी है पॉवर्टी का उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है MPI वैल्यू में, यानी कि मल्टीलैटरल जो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें भी हम लोग अगर इम्प्रूवमेंट देखें तो वैल्यू में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सारे जो 12 इंडिकेटर्स है इसमें भी देखने को मिला है कि धीरे धीरे करके ही रिडक्शन हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं और ईयर ऑफ स्कूलिंग उनकी बढ़ रही है, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुकिंग फ्यूल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिससे कि यहाँ पे जो वैल्यू है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वो कम हो सके। इंडिया इज़ ऑन ट्रैक, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि टोटल यहाँ पे 17 गोल है और टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इसको अचीव करना है। तो इसमें जो फर्स्ट गोल है रिड्यूस पॉवर्टी, इसका 1.2 है जिसमें कि कहा जाता है कि रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एटलीस्ट हाफ, यानी कि जितना है तो उसका हम लोग को हाफ यहाँ पे रिड्यूस कर लेना है। अब कुछ स्टेट की हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, MP है जो कि टॉप 5 स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से झेल रहा है। इट मीन्स कि बिहार, झारखंड, यूपी तो आप जान ही रहे हो, MP वगैरह है जिसमें कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। वहीं केरल की बात करें तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी पर्सन है वो सबसे लोएस्ट शेयर में है। यूपी की आप बात कर लो तो इसमें सबसे विटनेस है कि सबसे लार्जेस्ट डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लोगों का। बिहार में भी आप देखोगे कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है एब्सोल्यूट टर्म में, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे हमारे यहाँ राज्य है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बिहार के बारे में देखिए, आप कहा जाता है कि बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए कि बिहार में गरीबी कम हो रही है। ओके, अब एक और रिपोर्ट आता है जिससे हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है, हर एक देश को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। तो ये जो रिलीज़ की जाती है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा और जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इनके द्वारा यहाँ पे आपका जो है इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम MPI देखें तो डिप्रिवेशंस जो है वो 10 इंडिकेटर्स में है। हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे आप देखो हमारे देश में 12 इंडिकेटर्स है, बट जो ग्लोबल है उसमें हमारा 10 इंडिकेटर्स है। ओके, की फाइंडिंग में कहा जा रहा है कि अभी भी 110 कंट्रीज़ है जो कि रिमेन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ऐसे अभी आप देखो कि 50% हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे देश है जो कि अभी भी आधा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हमारा गरीब है। नियरली 2/3 कहा गया है सारे पुअर पीपल्स का, जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते, लो इनकम कंट्रीज़ में रहते, जो कि आपका 10% ही है। मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आप देखो कि 2/3 है और लो इनकम कंट्रीज़ में आप देख सकते हो कि 10% तक का यहाँ पे
आपका इंक्लूड है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि यहाँ पे हमारा नवंबर 2021 का एडिशन कहा जा रहा है। अब 2021 का एडिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग एक दो बार और इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे टॉपिक होगी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें हमने क्या क्या बातें की कि सबसे पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक ग्लोबल होता है, ग्लोबल आपका जो रिलीज़ किया जाता है UNDP प्लस आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि अगर नेशनल है तो ये नीति आयोग है, तो पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे काउंट होता है, साथ ही क्या क्या इंडिकेटर्स है और हमारा की हाईलाइट क्या है इस बार के रिपोर्ट का। क्योंकि इस तरीके का जो रिपोर्ट होता है ना, वो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। एक तो आप लोग इसको एसे में यूज़ कर सकते हो कहीं भी। सो दैट्स वाई ये जो इंडेक्स का डेटाज होता है ना, उसको आप लोग एक जगह इकट्ठा कलेक्ट करके लिखते जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि अगर आप लोग के पास फैक्ट्स, फिगर्स, डेटाज है तो आप बहुत अच्छे से इसको इंक्लूड कर सकते हो। फाइन, चलिए आइए जीएसटी के बारे में देखते हैं। 6 जीएसटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था कब, तो यहाँ पे हमारा 1 जुलाई को है ना, 1 जुलाई को इसको हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। जो यहाँ पे हमारा जीएसटी निकल कर आया है ये डे, तो 1 जुलाई 2017 है। कहा जाता है कि जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्स है कि नहीं, जिसमें कि यहाँ पे मल्टीपल जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती थी, उसको यहाँ पे कम किया गया है। जीएसटी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो जीएसटी सिस्टम में दो तरीके का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले CGST और SGST, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और SGST, स्टेट जीएसटी। आप कुछ भी परचेज करते हो तो उसमें जीएसटी यहाँ पे आपका इंक्लूड रहता है, बट यहाँ पे CGST अलग होती है और SGST अलग होती है, ठीक है। और इसमें आप देखो कि सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया है, जिसे हम लोग जीएसटी काउंसिल कहते हैं। ये एक जॉइंट फोरम है जो कि बाकायदा हमारे संविधान के आर्टिकल में रखा है 279A। इसमें क्या है कि एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि इसके चेयरमैन है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से देखने को मिलेगा। काउंसिल है, काउंसिल में आप डिसीजंस देखो जो कि बहुत तरीके के एस्पेक्ट्स में है। जैसे टैक्स रेट के बारे में बात होती है, हमेशा आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले 28% के टैक्स स्लैब में था, उसको रिड्यूस करके 18% में लाया जाता है, फिर रिड्यूस करके इसको 5% में भी लाया गया है। बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए टैक्स रेट क्या होगा वो हमारे जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तभी इसको डिस्कशन किया जाता है। कितने में एग्जेम्पशन रखना है, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि आप देखो 0% टैक्स स्लैब है, तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो डेली यहाँ पे यूज़ होना है उसमें टैक्स बहुत मिनिमल लगते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग भी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन हमारे जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में होता है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे सेंट्रल टैक्स, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, तो इन इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों हटाया गया और जीएसटी की क्यों ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि एक सिंगल मार्केट, नेशनल मार्केट होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि कोई भी चीज़ आप परचेज़ करने जाते थे तो वो अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो यहाँ पे प्राइस होती थी, मान लीजिए 100 है, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगते जा रहे हैं। 50 यहाँ पे टैक्स लग रहा है, वैट वगैरह अलग था जो कि 20% है, और वैट एक कह सकते हो कि मनमानी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट लगाते थे हर राज्य में। तो ये आप समझो कि 20 रुपये इसका लग गया। दूसरे तरीके से बनते बनते उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 250 से 300 हो जाता है। तो ये चीज़ें आप देखो कि बहुत ही वैरी करता है। किसी मार्केट में आपको उसी प्रोडक्ट का दाम बहुत कम दिखेगा, किसी मार्केट में आपको उसी प्रोडक्ट का दाम बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए एक सिंगल नेशनल मार्केट होना चाहिए कि आप पूरे देश भर में, हमारे देश भर में कहीं भी चले जाओ, और अगर आप लोग एरो की शर्ट परचेज़ कर रहे हो ना तो एक ही रेट में मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें कही जा रही है। कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन रिजिम था हमारे यहाँ, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। पता ही नहीं चलता था कि कितने तरीके के टैक्स है, कहाँ कहाँ लग रहे हैं। अब एक सिंपल सा है कि जीएसटी लग रहा है पूरे इंडिया में। आप देखो 1 नेशन 1 टैक्स हो गया है, तो हर किसी को पता है कि जीएसटी, इसके आगे पीछे तो कोई बात ही नहीं करता। साथ ही आप देखो कि टैक्स कास्केडिंग था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जा रहे हैं। आप एक टैक्स दे रहे हो, उसको फिर आप जो है दूसरे टैक्स दे रहे हो, तीसरे टैक्स दे रहे हो, ऐसा चलते ही जा रहा है। फिर आप देखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, लिमिटेड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि जो लोग हैं वो टैक्स इतने ज़्यादा हमारे देश में इसकी बर्डन थी कि लोग बिज़नेस करना नहीं चाहते थे। इतना ज़्यादा उनको टैक्स ही देना पड़ता था कि लोग, हमारे यहाँ जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, इनोवेशन का जो इन्वायरमेंट है, वो पहले इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पा रहा था। जो हमारे FDI वगैरह भी आता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो पाई। हाई कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन है, यानी कि जो टैक्सों की कलेक्शन की जाती थी उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है।
अब देखते हैं कि टैक्स जीएसटी का इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जो सेंट्रल स्टेट और जो यहाँ पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों का पावर अपना डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ पावर है। दोनों अपने अपने पावर में ही काम करते हैं, कोई एक दूसरे के अंदर आगे पीछे झांकने नहीं जाता। लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर उनको ये चीज़ दिख जाती है कि हाँ यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को यहाँ पे संभाल के चलना है, स्टेट है, स्टेट को अगर सेंटर की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बाकायदा जो है स्टेट के द्वारा सेंटर को इस सेंटर के द्वारा स्टेट को यहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाता है। फिर अगर हम लोग देखें टैक्स बर्डन जो है वो रिडक्शन होते गया, लोगों को भी समझ में नहीं आता था और इतने सारे टैक्स लगते थे तो उसको हटा दिया गया। बेनिफिट है हमारी जो मीडियम स्मॉल है इंटरप्राइजेस है, इसमें क्या है ना कि छोटे मोटे यहाँ पे व्यापार होते हैं तो लोगों को यहाँ पे बिज़नेस करने में आसानी हुई। यहाँ पे आप देखो कि कंपोजिशन स्कीम्स वगैरह है, साथ ही आप देखो कि ऑप्शनल यहाँ पे एनुअल रिटर्न वगैरह है, तो उन सब की मेज़रमेंट अच्छे से होने लगी। साथ ही आप देखोगे तो फ़ायदा क्या हुआ रेवेन्यू कलेक्शन में। आज के डेट में आप देखो जीएसटी कलेक्शंस जो है हर एक साल जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो इसमें फ़ायदा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है जो रेवेन्यू और टैक्स बायंसी है। टैक्स बायंसी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो टैक्स का रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, उसका क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि यहाँ पे आप देखो नेशनल इनकम में यहाँ पे आपका चेंजेस भी देखने को मिलता है। टैक्स बायंसी जो है ना वो हमेशा आप देखो कि ज़्यादा होता है, टैक्स रेवेन्यू जितना ग्रो होता है उससे ज़्यादा टैक्स बायंसी। तो टैक्स बायंसी कहने का मतलब है, या फिर यहाँ पे रेवेन्यू भी आप कह सकते हो कि जीएसटी रेवेन्यू बायंसी जो यहाँ पे स्टेट के लिए है वो इम्प्रूव हुआ है 1.22 से, तो ये बेटर है। मार्केट इंटीग्रेशन है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर हम लोग देखें तो इंटरनल जो ट्रेड फ्लोज वगैरह हो रहा है वो इन्हेंस हो रहा है, टैक्स न्यूट्रल प्लेस है फॉर बिजनेस वगैरह, स्टैंडर्ड टैक्सेशन रिजिम वगैरह लाया गया। तो ये सब तरीके से आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जीएसटी का इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, तो सबसे पहले तो जीएसटी जो था इसमें हमें टेक्नोलॉजी ग्लिच वगैरह देखने को मिला कि जीएसटी पोर्टल पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था। फिर ई वे बिल जनरेट करना था कि जो भी यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कुछ यहाँ पे था कि 50 किलोमीटर से ऊपर का ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें ई वे बिल जनरेट करना था, तो ये भी बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम था। साथ ही जीएसटी एपलेट जो ट्रिब्यूनल है इसकी कमी थी कि टैक्स पेयर्स जो है उनको हाई कोर्ट ही अप्रोच करना पड़ रहा था, नीचे लेवल पे जो है ट्रिब्यूनल वगैरह नहीं थे। साथ ही साथ आप देखो इरोजन ऑफ टैक्स पेयर्स ट्रस्ट, जो टैक्स यहाँ पे करते हैं उनका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इरोड हो चुका था, हट चुका था। साथ ही टैक्स इवेजन और जो फ्रॉडलेंट क्लेम वगैरह है वो भी यहाँ पे निकल कर आ रहा था, यानी कि जीएसटी ऑफिसर्स जो थे ना वो यहाँ पे 304 सिंडिकेट्स थे बस्ट किया था, जिसमें कि 9000 फेक जीएसटी जो यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो पकड़ा गया कि इतने ज़्यादा जो है जीएसटी यहाँ पे गलत नंबर यूज़ कर रहे हैं। जीएसटी अगर हम लोग नेटवर्क की बात करें तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि यहाँ पे जीएसटी सिस्टम में ही इसको जो है आपका प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न फाइलिंग वगैरह है, टैक्स पेमेंट वगैरह है, ठीक है। जीएसटीसी में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन जो है जीएसटी का यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज़ में, तो उसको भी अप्रूव किया गया है। और 100% जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जैसे 50% यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का है और 50% यहाँ पे जॉइंटली स्टेट गवर्नमेंट के साथ और यूनियन टेरिटरी के साथ है। ओके, अब देखिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जीएसटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, यानी कि जो सरकार है उनके द्वारा जो प्रोविज़न था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो यहाँ पे प्रोविज़न वगैरह को अमेंड किया गया, जिससे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना उनको ये अलाउ कर सके कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अगर है इससे रिलेटेड तो आप अपना जीएसटी नेटवर्क में इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हुआ, जैसे कि आपको पता है कि अगर यहाँ पे जीएसटी आपको पे करना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, टेकी फ्री होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ करने लगे। आईटीसी वेरिफिकेशन हो रहा है, ई वे बिल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये सब काम यहाँ पे आपका जो है इसी तरीके से। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें एडवांस एनालिटिक्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो कहा जा रहा है कि जो कि 2021 में रोल आउट होगा। ये एक फ्लैगशिप यहाँ पे एनालिटिक्स प्रोजेक्ट है
जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। इसका एम है कि बिग डेटा को यूज़ करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ वगैरह को इन्हेंस करने के लिए। जीएसटी अथॉरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी प्लान है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस ये सब इंट्रोड्यूस करना, जियो टैगिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करना, और जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है इसको भी बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। इट मीन्स कि जो पैन नंबर होता है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको मिसयूज़ अब हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसका मिसयूज़ भी नहीं होगा, आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी मिसयूज़ नहीं होगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये सारे अगर आप लोग देखो कि स्टेप्स लिया गया है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो टैक्स यहाँ पे हमारा रेट है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे टाइटन किया गया है, जिस तरीके से मजबूत की गई है, जिससे कि जो लीकेज वगैरह होता था, लोग यहाँ पे टैक्स नहीं पे करना चाहते थे, और जो टैक्स फाइलिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात किया जा रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है ये कैसे हो रहा है, तो ई रिटर्न से, ई इनवॉइस है, ई वे बिल है, आधार ऑथेंटिकेशंस है, तो इन सब में जो है आप देखो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही स्ट्रीमलाइनिंग करना, जो ऑडिट है, असेसमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस है, तो यहाँ पे आप देखो कि डिटेल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको इशू करना, फॉर प्रोसेस फॉर समन वगैरह कि किसी को बुलाना है, इन्वेस्टिगेशन करना है टैक्स से रिलेटेड, तो ये भी यहाँ पे किया जाता है। एक्सपेंशन करना जो कि टैक्स नेटवर्क का है, चाहे वो अल्कोहल हो, पेट्रोलियम हो, अदर प्रोडक्ट्स हो, तो ये भी हमारे जो है जीएसटी के एम्बिट में लाना चाहिए, जिससे कि बेटर तरीके से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि टैक्स रीजन के तहत जो है ये सारे पेट्रोल, अल्कोहल और जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि आज के भी डेट में टैक्स स्लैब से बाहर है, तो उसको टैक्स के तहत लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, है कि नहीं? तो इन सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे बात हुआ है। तो पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जीएसटी पे एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कशन कर लिए, जिससे कि हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से यहाँ पे कवर हो गया। तो जो आइडिया है नेशन वाइड जीएसटी का हमारे देश में, तो पहली बार ये केलकर टास्क फोर्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है 2000 में, तो उनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था।